अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने का मामला सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी और एक कानूनी जंग में बदल चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर नोटिस लिया। दौरान समाअत जमीयत उलमाए इस्लाम के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने ओपन बैलेट के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और अदालती कार्रवाई का ज़रा भी एहतराम नहीं किया। आज तक ऐसी कोई कानून साजी नहीं हुई। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपना फैसला कर लिया है, इसीलिए हमने तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ऑर्डिनेंस तो अदालती राय से मशरूत है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस क़यास आराइयों को सामने रखते हुए जारी किया है। मालूम नहीं कि ऑर्डिनेंस जारी कैसे हुआ, लेकिन ऑर्डिनेंस तो जारी हो चुका है। हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर अदालत ने राय दी कि सेनेट इलेक्शन आर्टिकल 226 में नहीं आता तो यह ऑर्डिनेंस बरकरार रहेगा। अगर ऑर्डिनेंस में कोई तजाद है और अदालत रेफरेंस का जवाब नफ़ी में देती है तो यह खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगा। ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस का अदालती कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदालत ने सदारती ऑर्डिनेंस पर आर्टिकल 184(3) के तहत नोटिस जारी करने की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस अगर मशरूत ना होता तो कलअदम करार दे देते। ऑर्डिनेंस के तहत भी वोटिंग खुफिया ही होगी। बाद में दरख्वास्त देने पर वोट देखा जा सकेगा। चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस के हवाले से दी गई दरख्वास्त को भी केस के साथ ही सुनेंगे। अदालत ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। ज़मीनी हक़ाइक़ नाज़रीन हमें ये बताते हैं कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने के लिए पहले हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दाखिल किया। फिर हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। फिर उसके बाद 2 रोज़ पहले सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी किया गया। इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत रेफरेंस से मशरूत रखा गया है। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन आइन की शिक 226 के मुताबिक राय हुई तो खुफिया वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सेनेट इलेक्शन को इलेक्शन एक्ट के तहत करार दिया तो फिर ओपन वोटिंग होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ओपन वोटिंग की सूरत में सियासी जमात का सरबराह या नुमाइंदा वोट देने की दरख्वास्त कर सकेगा। एक तरफ हुकूमत सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए हर कानूनी ऑप्शन को इस्तेमाल कर रही है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें हुकूमत के सेनेट इलेक्शन से मुतालिक जो इक़दामात हैं इनको गैर आइनी और गैर जमहूरी समझती हैं। बिलावल भुट्टो के मुताबिक खुफिया राय शुमारी हर शहरी का आइनी हक है। हुकूमत की तो नीयत ख़राब है। उनका कहना था, उनका ख्याल था कि सेनेट में उन्हें खुला मैदान मिलेगा और उनका कोई मुकाबिल नहीं होगा, लेकिन PDM के मैदान में उतरने के बाद हुकूमत को अंदाज़ा है कि उनके अपने ही अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हुकूमत के साथ नहीं हैं। ताहम सेनेट में हम ओपन वोट में भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। PDM ओपन बैलेट में हुकूमत को टफ टाइम देगी। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती हैं। इसी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के फोरम को इस्तेमाल किया। एक तरफ हुकूमत को सदारती ऑर्डिनेंस के मामले पर अपोजिशन की तनकीद का सामना है, तो दूसरी तरफ PDM की क़यादत 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार नजर आ रही है। एक तरफ मरीम नवाज ये कहती हैं कि इमरान खान के बड़े सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तरमीम के लिए फ़ोन कर रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन जब उनसे ऑपोजिशन नहीं संभाली जाती तो फिर ये बड़ों से कहते हैं कि एक दबका तो लगाओ, हमारी सेनेट की सीटें जाती हैं तो जाएं, इस जाली हुकूमत के साथ बैठकर बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ये कहते हैं, उन्होंने आज ये कहा कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें, हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे और किसी किस्म की सियासत के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क़यास आराइयाँ करने वालों से मैं फिर कहूँगा कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें, हमारे पास दाखिली और खारजी सलामती का एक बड़ा फरीज़ा है जिसे बखूबी अदा कर रहे हैं। बग़ैर शवाहिद और तहकीक इस बारे में बात करना किसी को सूट नहीं करता, लिहाजा इस किस्म की क़यास आराइयों को बंद होना चाहिए। इस बारे में कमेंट्स करने वालों के पास अगर कोई सबूत है तो सामने लेकर आए, दिखा दें कौन किसको कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है।
एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं दस्तों गिरबान नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि इस्लामाबाद कचहरी में जो कायम गैर कानूनी चैम्बर्स थे उनको गिराने पर मुश्ताइल वकला ने आज एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोला। वकला की जानिब से तोड़ फोड़ की गई। वकला ने फिर चीफ जस्टिस से बदतमीज़ी भी की। वकला के एहतजाज की वजह से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला अपने चैम्बर में महसूर होकर रह गए थे। फिर वकला की जानिब से गिराए गए चैम्बर्स की दोबारा तामीर समेत 6 मुतालबात पेश किए गए हैं। मगर इस अफसोसनाक वाक़े के बाद ये सवाल है कि कानून के तालिब इल्म कब तक कानून शिकनी करते रहेंगे। सवाल ये भी अहम है कि अपोजिशन की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला क्या वाकई दुरुस्त है। सवाल ये भी अहम है कि आखिर कौन इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहा है। इसी पे बात करने के लिए नाज़िर मुझे ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपका। शिबली साहब, हुकूमत तो इस नीयत से ओपन बैलेटिंग करवाना चाहती है कि ज़ाहिर है सेनेट इंतखाबात से जो हॉर्स ट्रेडिंग है, पैसे का इस्तेमाल होता है, जो करप्शन होती है, जो ब्रीफ केस खुलते हैं, इनका मुंह बंद किया जा सके, इसीलिए आईनी तरमीमी बिल भी पेश किया, लेकिन अपोजिशन ने इसे रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अब अपोजिशन कह रही है कि सेनेट इलेक्शन से पहले ऐसी क्या उजलत थी कि आप आईनी तरमीमी बिल भी ले आए, उससे पहले कोर्ट भी चले गए, अब सदारती ऑर्डिनेंस भी आप लोगों ने जारी कर लिया, एटलीस्ट अदालती फैसले का इंतजार ही कर लेते। तो हुकूमत को ऐसी क्या जल्दी है कि हुकूमत ने हर तरफ जो है ना वो महाज खोली है कि कहीं से तो कामयाबी मिलेगी? नहीं जी, देखें, ये ऑप्शन है, ये समझने की जरूरत है। हमने ऑर्डिनेंस क्यों लाया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 11 फरवरी को यानी 3 दिनों बाद शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा सेनेट के इलेक्शंस का। जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है उस दौरान में आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑर्डिनेंस इस सूरत में हमने जारी किया कि इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये कह देती है कि आप इलेक्शन ऑर्डर 2017 में अमेंडमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए हम कर सकेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें गाइडेंस न दी तब भी जो है तो फिर कुछ नहीं हो सकता और वही सीक्रेट बैलेटिंग होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कह दिया कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तब भी जो है तो इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के तहत होगा। ये बुनियादी तौर पे हमारी यही कोशिश थी, जिस तरह आपने इब्तिदाई में कहा कि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें पैसे का रोल खत्म किया जाए। और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो जिनकी सियासत ही पैसे की सियासत है और उस बिना पे वो इस चीज की मुखालिफत, हालांकि माजी में उन्होंने खुद भी इस बात का इतराफ भी किया और इस बात को आगे भी बढ़ाने की कोशिश की है कि ये शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बदनामी होती है इस जो सबसे बाला इदारा है पार्लियामेंट का यानी दीवान बाला, उसमें अगर लोग पैसे देकर आएंगे तो जाहिर है कि फिर वो खिदमत अपनी करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस पैसे को भी रिकवर करना होगा और उन्होंने उस पैसे को और भी बढ़ाना होगा। तो ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जिसको कि हम खत्म करना चाहते हैं कि जो लोग भी सेनेट में आए वो बुनियादी तौर पे। शिबली साहब, आज अपोजिशन ये भी सवाल उठा रही है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई तब वफादारियाँ किसने बदलाई? अपोजिशन के सेनेटर्स उस वक्त किसने खरीदे? तब इस हुकूमत को ख्याल नहीं आया कि कौन खरीद रहा है, कौन अपने ज़मीर बेच रहा है? तो वो तो इशारा तो ज़ाहिर है आप लोगों की तरफ कर रहे हैं कि उस वक्त आप लोगों को ये ख्याल क्यों नहीं आया, उस वक्त ज़मीर क्यों नहीं जागे आप लोगों के? नहीं, देखिए, बात यह है कि जहाँ तक सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था तो वो सेनेट चेयरमैन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन है, वो हमारी पार्टी के रुकन नहीं है। और उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा वो अपने तय लड़ा, क्योंकि हमारा उसमें कोई ऐसा रोल नहीं था। हम यही कह रहे थे कि ये एक ट्रेडिशन है जो कि नहीं बदलनी होनी चाहिए कि आए दिन आप चेयरमैन सेनेट जो है वो एक वफाक की अलामत है और उसमें आए रोज जो है तो आप सेनेट चेयरमैन नहीं तब्दील कर सकते। तो हमारा ये इन प्रिंसिपल स्टैंड था। अब जो लोगों ने वोट किया वो सेनेट चेयरमैन एक बड़ी हरदर्द अजीज शख्सियत हैं और वो उन्होंने अपने जाती कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पे वो वोट्स अपोजिशन के हासिल किए। वो इस तरह तो पीपल्स पार्टी ने उनको ही वोट दिए थे, उन्हीं को ही इलेक्ट किया था, तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने ही उनको अच्छा, डिफरेंस था वो। सही। शिबली साहब, क्या हुकूमत में आज ये रियलाइजेशन है
कि देर कर दी आप लोगों ने। 2.5 सालों में ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। जब हमें ये उजलत हो रही है कि 11 फरवरी को अगर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद जाहिर है कोई तरमीम नहीं हो सकती, कोई चेंजिंग आप लोग नहीं ला सकते। तो आपको नहीं लगता ये काम पिछले साल पहले ही, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल पहले हो जाना चाहिए था? ऑपोजिशन को मना भी लेते, बात भी हो जाती, कंसेंसस हो जाता, सुप्रीम कोर्ट में ले जाते, एटलीस्ट ये खौफ तो ना होता है कि डेट अनाउंस होने वाली है तो बाद में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का 2013 से एक मौक़िफ़ रहा है जिसमें कि उन्होंने यही कहा कि सेनेट के इलेक्शंस शो ऑफ हैंड्स के जरिए होना चाहिए। अब अगर बात यह है कि हमने क्यों इसमें देर कर दी, तो जाहिर है कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट में भी, देखें, ये एक ऐसा लॉ है जिसमें कि कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ऐसा लॉ है जिसमें कि हर बंदा आपके साथ जब अलहदगी में बैठेगा वो एग्री करता है कि इस लॉ को पास होना चाहिए, क्योंकि सेनेट में ये नहीं होना चाहिए खरीदो फरोख्त। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग, वरना तो आईनी तरमीम भी हो सकती थी। हम बजाय, आपने देख लिया कि जिस दिन हमने ये बिल पेश किया असेंबली में, उस दिन अपोजिशन का क्या रवैया, तो उन्होंने बिल्कुल ईवान को मछली बाजार बना दिया। सर, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये हम अपने अवान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हंगामा राई, मछली मंडी, गालम गलोच, हाथापाई, ये हम अपनी अवाम को क्या दिखा रहे हैं सर? नहीं, ये तो बड़ी बदकिस्मती है। इसमें अपोजिशन का जो रोल है वो बड़ा ही, उन्होंने थ्रू आउट यही किया कि पूरे जो 2 साल हैं उसमें तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर की, अपनी जो सियासी जो उनके लीडरान हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए हाउस को मछली बाजार बनाया। और वो कभी भी पहले दिन से, जब प्राइम मिनिस्टर खान ने हेल्प लिया था, उस दिन उनको तकरीर भी नहीं करने दी। उस वक्त क्या ऐसी मजबूरी थी? तो ये जो सिलसिला है, ये अपोजिशन का एक प्लान है कि हमने हाउस को नहीं चलने देना, हमने मफाद आमा में जो लेजिस्लेशन होगी उसको नहीं पास करने देना, क्योंकि उसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। हालांकि ये मुल्क का फायदा है, ये किसी पार्टी का फायदा नहीं है कि अगर इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी हो। ये पहला कदम है जिसमें कि मुझे नहीं समझ आती है कि ये क्यों लोग अपोज कर रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन की ये कंसर्न क्यों है कि खास लोगों को नवाजने के लिए, जो सियासी मुशीरान है, मुआवने खुसूसी है, उनको खास लोगों को नवाजने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है। तो मेरा सवाल ये क्या है, आज जो स्पेशल एडवाइजर है, असिस्टेंट्स है, उनको टिकट देगी हुकूमत? देखें, पहली बात तो ये है कि ये अपोजिशन कोई ना कोई बहाना तो बनाएगी, वरना वो कैसे कह सकती? उनको पता है कि उनके पास कोई आर्गुमेंट है नहीं। ये कैसा कानून है, ये कैसा स्टेप है जिसमें कि कोई भी जी शऊर, कोई भी ईमानदार आदमी, कोई भी एक ओपन पब्लिकली इसको अपोज कर ही नहीं सकता। माजरत। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि ये किसी के लिए खास लोगों को लाने के लिए किया गया है, मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादती है। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, 2013 से प्राइम मिनिस्टर का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो होना चाहिए। और आखिरी बात ये कि जो आपकी जो कमिटी ऑफ द होल है, जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रजा रब्बानी चेयरमैन थे उस वक्त उसमें ये जो ऑर्डिनेंस है, जो कि इसकी लैंग्वेज है, ये एग्जैक्टली ये बिल्कुल उसमें भी यही जो थी रिकमेंडेशन थी, वो भी यही थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, और इसको करने में मेरा ख्याल है कि ना कोई मौसम का देखना चाहिए, जिस तरह के पीटीएम कहते हैं कि जी कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है तो कभी क्या, ये नहीं है। अगर अच्छा लेकिन मरीम नवाज ने जो बात करी कुछ दिन पहले कि इमरान खान के बड़े जो है वो तरमीम के लिए राब्ते कर रहे हैं, आपको पता है उससे पहले बिलावल भी एक जलसे पे कह चुके हैं फोन करना बंद करो, राब्ते करना बंद करो। तो अब आज तो DGISPR ने इसकी तरदीद भी कर दी है, कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। तो क्यों ये इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट करना है अपनी सियासत में, बिकॉज आफ्टर द जो जिस PDM की जो पूरी जो तहरीक थी, तो अब आप देखिए ना कि 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले से कई चैनल्स ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि एक थी PDM। मतलब है कि ये अपने पॉलिटिकली जितनी इन्होंने मार खाई है, बिकॉज इनका जो स्टांस रहा है लोगों को निकालने में नाकाम रहे, तो अब इन्होंने अपने आप को रेलेवेंट करना है कि जी हमें हम हैं, मौजूद हैं, यानी जिसके खिलाफ ये बात कर रहे हैं उसी से ये सपोर्ट मांग रहे हैं। तो अपोजिशन को बिल्कुल उनका ना सर है ना पैर है। तो ये लॉन्ग मार्च के साथ साथ धरने की भी मौलाना तैयारी कर रहे हैं, तो हुकूमत कोई स्ट्रैटेजी बना रही है, हुकूमत हल्का ही ले रही है कि कोई फर्क नहीं? मौलाना को ये दोनों पार्टीज जो है ये आखिर में ऑलरेडी जितनी एम्बैरेसमेंट मौलाना को हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि उनका सियासी करियर दांव पे लग गया है ना। पीपल्स पार्टी ने उन्होंने अपना रास्ता बनाया हुआ है, जिस तरह की हमें नजर भी आया, चाहे वो बेशक कोई बयान दे दें, लेकिन उन्होंने अपने फैसले किए हुए हैं। इसी तरह जो नून है वो भी
उनको वो लाहौर में लोग नहीं निकाल सके तो इधर इस्लामाबाद के लिए क्या लाएंगे। इसलिए मौलाना की जो हाईएस्ट एम्बैरेसमेंट होने वाली है वो 26 मार्च को होगी, अगर ये हुआ। अच्छा, अगर हुआ तो अभी हुकूमत को भी यकीन नहीं है कि इस काबिल हैं कि धरना दे सके आके इस्लामाबाद में। बिल्कुल, बिकॉज ये तो बता दिए है ना इन्होंने, जिस जगह भी जलसा किया लोग इनके साथ नहीं आए। बिल्कुल सही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया वकलागर्दी का, इस पर हुकूमत ने क्या एक्शन लिया? लाहौर में जब हमने देखा कुकर पैलेस गिरा, इसको भी सियासी इंतकामी कार्रवाई का नाम दिया गया। फिर कराची में हमने देखा हलीम आदिल शेख पर गैर कानूनी फार्म हाउस का इल्ज़ाम लगाकर जो कि उसको गिराया गया। इस पर हुकूमत ने कहा कि सियासी इंतकाम है। आज वकील भी कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। हमने देखा अतर मिनल्ला साहब काफ़ी देर महसूर रहे अपने चैम्बर में। सर, क्या एक्शन लिया आप लोगों ने इस वकलागर्दी पर? नहीं, देखें, जो हमारी समझ में है कि जो एक सिविल जज ने ये ऑर्डर पास किया था और उन्हीं की निगरानी में ये ऑपरेशन हुआ। देखें, वो जो भी इलीगल काम है वो इलीगल होता है, तो इसमें इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया। इसमें हमारा मकसद यही है कि हम अदारों को आज़ाद करें, उनको अपना काम करें। लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बिकॉज देखिए जो लॉयर कम्युनिटी है वो जाने जाते हैं कि वो कस्टोडियन ऑफ लॉ है। हाँ। उनकी कानून की एक पासदारी के लिए और कानून की हुर्मत को बरकरार रखने का उनका सबसे पहला अहम रोल यही है। लेकिन अगर वो इस किस्म की एजिटेशन और इस किस्म की मार कुटाई जब वो लोग देखेंगे तो उससे उन्हीं के पेशे को काफी नुकसान पहुंचता है। तो 6 मुतालिबात जो वकला ने आज रखे हैं कि 5 लाख रुपया हर्जाना भी हुकूमत जो है ना वो अदा करे, चैम्बर्स की तामीर भी करे, फिर डीसी इस्लामाबाद मुतल्लिका एसपी सेशन जज को इस्लामाबाद से ट्रांसफर किया जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की मुंतकली तक F8 में फुटबॉल ग्राउंड की बाकी अराजी पर भी यंग लॉयर्स के लिए चैम्बर्स बनाए जाए। तो ये आप लोग कोई गौर कर रहे हैं उनके इस मुतालिबात पर सुनने की? देखिए, ये तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, उनकी अथॉरिटीज को ये फैसला करना होगा कि उनको मुतबादिल जगह मिलनी चाहिए। उनका लिए एक अलहदा कोर्ट्स के लिए एक अलहदा मेरा ख्याल है कि यही इस्लामाबादी में जगह बनी हुई है। आई थिंक कि उनके लिए इसमें कोई शक नहीं है कि उनको उनके चैम्बर्स होने चाहिए। लेकिन कोई भी काम जो जिसकी बुनियाद एक गैर कानूनी हो वो जो है तो उसमें फिर बड़ी मुश्किल होता है उस कॉज को सपोर्ट करना। मैं इसको तो जरूर सपोर्ट करता हूँ, या हमारी हुकूमत कि इनको एक रिस्पेक्टेबल, एक अच्छी एनवायरनमेंट में इनकी ऑफिस। लेकिन सर इस ब्लैकमेलिंग के साथ नहीं सर, इस ब्लैकमेलिंग देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप मेरे घर पे आके कब्जा कर लें और वहां पे अपने, ये नहीं। ऑब्वियसली ये गैर कानूनी बात है और सबसे ये मुझसे ज्यादा या हमारी हुकूमत से ज्यादा ये कानून दान और वकला जो हमारे दोस्त हैं वो इससे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। पहला सवाल ये करना चाहती हूँ राना साहब, अपोजिशन जितना इस मामले को मतनाज़ बना रही है, ज़रा अपोजिशन अपने माजी को भी देख ले कि वो 2006 का जो मिसाक जमहूरियत था जिसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस तरह सेनेट इलेक्शंस में जो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता है इसको रोकना है, जो पैसा चलता है इसको रोकना है, इस करप्शन को रोकना है। आज जब हुकूमत तहरीक इंसाफ की इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रही है, वो आईनी तरमीमी बिल भी पार्लियामेंट में लेकर आए जिसको आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, क्यों अब आप लोग इसको मतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आप खुद माजी में इसको ख़त्म करना चाहते थे? सर देखिए, एक तो परसेप्शन पे है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है या वहाँ पे पैसा चलता है सेनेट में, लेकिन शाजिया मैं एक बात बताऊं कि इस परसेप्शन पे अगर कोई इम्प्रूवमेंट लानी है तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बड़े सीधे साधे। हम कहते हैं कि एक पूरा पैकेज, ये सिर्फ परसेप्शन है कि पैसा चलता है, पैसा नहीं चलता क्या? नहीं, देखिए किसी के पास कोई सबूत तो नहीं, ये अलग किया जाता है कि पैसा चलता है।
लेकिन मैं माजी में आप लोग ये बातें कर चुके हैं सर, पीपल्स पार्टी कर चुकी है, आप लोग कर चुके हैं। अब मेरी बात सुन लेना, मैं उस पर आने लगा हाँ। कि एक तो हम कहते हैं कि ये पूरा एक पैकेज लाया जाए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, जिसमें सेनेट का भी मसला हो, और ये पीस मील में नहीं हो सकता कि सेनेट में, क्योंकि इस वक्त उनको जरूरत है। कल को तो ये जो हम इनकी नीयत पे शक कर रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस भी देखें तो वो कहते हैं ये वन टाइम होगा। तो इस वक्त अगर आप इनकी देखें तो हॉर्स कौन करता है? पहले तो हमें रिस्ट्रेंट शो करने चाहिए। अगर इफ वी बिलीव इन दिस के हॉर्स नहीं होनी चाहिए और पैसा नहीं चलना चाहिए इन इलेक्शनों में, तो फिर हमें वो रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए हमारे एटीट्यूड से, हमारे कामों से। पिछली दफा जो हुआ है सेनेट का वोट नो कॉन्फिडेंस का मसला चेयरमैन के खिलाफ, उसमें शादी आपको पता है कि किसने हॉर्स ट्रेडिंग की? पीटीआई ने की या हमने की? वो हमारे बंदे, उन्होंने क्यों विन ओवर किया? अगर इतने वो बिलीव करते तो आप मानते हैं ना हॉर्स ट्रेडिंग होती है? यही तो सवाल है मेरा। मानते हैं ना? उसने की, इसने की, होती है कि नहीं होती? मेरी बात का जवाब आप नहीं देंगी और ना अंडरस्टैंड करेंगी। मेरा मतलब है कि हमें भी रिस्ट्रेंट शो करने चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि हम भी एक पॉलिटिकल कल्चर इंट्रोड्यूस कराएं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज रिस्ट्रेंट शो करे कि हम ये काम नहीं कर। आप कैसा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं सर? मेरी बात सुन लेना। दूसरी बात यह है कि ये अगर यही चाहते हैं तो यहाँ इनका दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो इनकी एग्जाम्पल है वो है पंजाब। यहाँ के एमपी किसने 5-6 तोड़े हुए हैं पीएमएल? हमने तो नहीं तोड़े। इनके बंदे हमारे साथ राब्ते करते हैं, लेकिन हम तो रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं कि नहीं। हमने जमहूरी रवायत को स्ट्रॉन्ग किया है। हमने पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वो मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी केपीके में 2013 में, लेकिन हमने सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जरूर थी। देखिए ये तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है खुल्लम खुल्ला भी वोट कर ले तो वोट हमें ही देने हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ उसका आप नहीं जवाब देते। आप सुन तो ले सर, सुन ले। मैं आपकी बात कोई जो है ना वो आगे बढ़ा रही हूँ। आज बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओपन बैलेट नहीं करवा ले, खुफिया करवा ले, इनके लोगों ने हमें वोट देने देना है। तो इतनी श्योरिटी से कैसे फिर ऑपोजिशन कह रही है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी हमें वोट देने हैं? नहीं देखे ना, हमें तो पता है। मानू तो वो हमें कहते हैं हम बड़े तंग हैं इनसे। हमें तो वो कहते हैं कि माना फलां कैंडिडेट अगर ये पुट करेंगे तो हमें वोट सवाल ही नहीं पैदा होता है इनको देने। ये वो कैंडिडेट पर्सोना नॉन ग्राटा है हमारे लिए, ये नापसंदीदा शख्स है। मैं नाम तो नहीं लेता उसका, ये तो आपको भी पता है कि वो किस तरह इशारा कर रहे हैं। तो वो बड़ी चीजें सामने हैं लोगों के, लेकिन इस तरह का कल्चर है, ये तो डिक्टेटोरियल एक एटीट्यूड है कि हमें नॉमिनेशन हमारे हाथ में आ जाए। जो पहले लीडरान सारे चाहते हैं कि हमारे हाथ में आ जाए। मैं अनफॉर्चुनेटली कहता हूँ ये जो सीक्रेट बैलेट है, ये फिर दूसरा बात है जिस बोले अंदाज में कर रहे हैं। ये सीरियस मुझे बताएं कि इनको याद नहीं था ये असेंबली में गए कैसे हैं? इनको पता है कि हमारी अक्सरियत नहीं है वहां पे, हम नहीं पास करा सकते। तो पहले इनको पॉलिटिकल पार्टीज को ऑनबोर्ड करना चाहिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुझे बता दें शादिया, मतलब कि पहले ऑपोजिशन की मिन्नतें करें कि प्लीज आके हमारा साथ दे दें। आप तो डिटरमिन है कि आपने उल्टा चलना है पानी। नहीं, मैं उल्टा नहीं चल रही सर। मेरी बात तो सुन लेना, अगर आप सुनेंगी तो जी मुझे बताएं कोई कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट 1973 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कंसेंसस से बना, सब ने साइन किए। भुट्टो साहब ने मीटिंग की, उनके पास क्या जिस तरह भी गए, वली खान, मुफ्ती महमूद साहब और शाह अहमद नूरानी साहब, सब ने उस पर साइन किए। जब भी कोई अमेंडमेंट हुई है वो भी कंसेंसस हुई है, चाहे हमने जौन सी हमने किया या पीपल्स पार्टी ने किया है। 18वीं तरमीम भी हुई तो इसी तरह हुई, कंसेंसस हुई। सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे कमेटी बनी, उन्होंने कंसेंसस डेवलप किया। उसमें लोगों को हो सकता है, मतलब क्या आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में लाने से पहले ऑपोजिशन जमातों को के साथ कंसेंसस करना चाहिए था, एतमाद में लेना चाहिए था? अच्छा, बिलावल ने तो चैलेंज करने का ऐलान किया कि हम तो करेंगे सदारती ऑर्डिनेंस को। जेयूआई भी जो है ना वो जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट पे। के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप भी इसके खिलाफ जाएंगे सर सुप्रीम कोर्ट में? उसका भी जवाब देने लगा हूँ। मेरी बात सुने, जब एक इतनी अहम अमेंडमेंट है तो फिर ये चले गए वहां पे सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया, फिर ये चले गए असेंबली। अब ऑर्डिनेंस आ गया कि सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर यही लिखना सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दें। ठीक है, फिर क्यों वो कह रहे हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस लाना पहले इसलिए जरूरी था कि 11 फरवरी को जब इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा, डेट का ऐलान हो जाएगा, तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उसके बाद आप कोई तरमीम नहीं कर सकते इलेक्शन रूल्स के मुताबिक सर, इसलिए लेके आए। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस आ जाएगा, उस पर वर्डिक्ट आ जाएगा। तो मशरूत किया ना उन्होंने। मशरूत, मेरी बात सुने, अगर वो आता है अगेंस्ट तो फिर तो खत्म हो जाएगा, ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो फिर इसका तरीका करने का फायदा
आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है, समझती हैं लेकिन आप समझ नहीं रही। नहीं सर, मैं कहता हूँ कि ये सारी एक्सरसाइज नल एंड वाइड हो जाएगी। ठीक है, फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, उसका फायदा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तनवीर साहब मेरे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन किया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। अब कंवर साहब, ऑपोजिशन तो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मतनाज़े ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवा के मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा कर दिया हुकूमत ने, लेकिन हुकूमत की जस्टिफिकेशन ये है, जो किसी हद तक ठीक भी लगती है, कि 11 फरवरी से पहले हम इसलिए लाना चाहते थे ऑर्डिनेंस के एक मरतबा शेड्यूल का अगर ऐलान हो गया तो इलेक्शन एक्ट 2017 में फिर हम तरमीम नहीं कर सकते, तरमीम नहीं की जा सकती। फिर सदर ने भी ऑर्डिनेंस जारी करके कोई आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं की। ज़ाहिर है आइन के आर्टिकल 50 के तहत वो सदर जो है ना ज़ाहिर पार्लियामेंट का हिस्सा है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने से कोई नहीं रोक सकता, ये हुकूमत कर सकती है। तो आईनी बहरान कहाँ नजर आ रहा है फिर आपको? देखिए जी, असूली तौर पर जिस पाकिस्तान ने जो आईनी तरमीम करवाने के लिए कौमी असम्बली से रब्ता किया, कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया, उसमें सबसे बड़ी अहम बात ही कि इनको 1 पॉइंट एजेंडा लेना चाहिए था। मसलन यही कि ओपनिंग बैलेटिंग के बारे में कानून साजी करवा लेते, लेकिन इन्होंने अपने ख़ास दोस्तों को नवाजने के लिए उनकी जो दोहरी शहरियत है उसको ख़त्म करने के लिए, उनको सेनेट में लाने के लिए उन्होंने आर्टिकल 63(1) में भी तरमीम करने के लिए नकबजनी की। असूली तौर पर यह बहुत गलत फैसला था हुकूमत पाकिस्तान का कि दोहरी शहरियत वालों को भी इसके साथ नथी कर दिया। अगर ये 1 पॉइंट बिल होता तो मुमकिन है कि ये अपने मुस्लिम लीग नवाज और पीपल पार्टी इसको सपोर्ट इसलिए कर जाती कि वो नाम निहाद मिसाक़ जमहूरियत में इसका जिक्र है। लेकिन मैं बार बार हमारे सियासी जमातें और हमारे एंकर पर्सन बार बार मिसाक़ जमहूरियत का हवाला देते हैं। मिसाक़ जमहूरियत 2 पार्टियों के दरमियान मुआहदा था, पाकिस्तान की 26 सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया था, तो जिसमें MQM भी शामिल थी। आपका ये तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा एनालिसिस है जो अपोजिशन भी बात कर रही है कि खास लोगों को नवाजने के लिए हुकूमत ये कर रही है, उनको सैनिटर्स बनाने के लिए कर रही है। नहीं होता, हम तो नाम लेने में कोई हर्ज महसूस नहीं करते कि इमरान खान साहब के साथ इर्द गिर्द दोस्त जिन्होंने पार्टी फंडिंग में करोड़ रुपया खर्च किया है, सरमायाकारी की है, तो उनको सेनेट में लाने के लिए वो दोहरी शहरियत के हामिल जो थे उनके लिए कौमी अपने सेनेट में लाने के लिए वो तरमीम करना चाहते थे, जो कि वो नामुनासिब बात थी। आर्टिकल 63(1) जो है वो आइन का बहुत बड़ा बुनियादी ढांचे में जिक्र है उसका, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शामिल करवाया था। तो ये इस लिहाज से मैं, लेकिन ये जो ओपनिंग बैलेटिंग जो बात है, इसमें इसका अगर देखा जाए तो अच्छा फैसला है, ये हुकूमत ने सही फैसला किया। तो चाहे अपने सेनेट में हार्स स्टडी जो करोड़ों रुपए में जो तकसीम हो रही थी, सीटें नशिस्तें जा रही थी करोड़ों रुपए में, एक सीट तो 80 करोड़ में गई थी 2018 में, तो उस लिए अच्छा फैसला है, बहुत दुरुस्त हमने कदम उठाया अटॉर्नी जनरल की मशावरत से। लेकिन मसला ये हुआ है कि इसके लिए तरीक़ेकार जो गलत हो गया, तरीक़ेकार ये था कि उन्होंने कौमी असम्बली में दीगर और भी अहम अमेंडमेंट कर दी, और जो हुकूमत के 2 तर्जमान हैं वो इतनी ज्यादा इसकी बदगमानियां फैला रहे हैं। मसलन ये कहना कि जनाब हमने आइन के आर्टिकल से जहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल है वहां हमने ओपनिंग कर दी, यानी उसको तशरीह नहीं कर सके। यानी हुकूमत के तर्जमान इतने अच्छे कानून को तशरीह करने में वो नाकाम रहे, जिससे अवाम में भी एक जरा बदगमानी पैदा हो गई और सियासी जमातों का फायदा पहुंचा। लेकिन असूली तौर पर यह है कि जब एक बिल कौमी असम्बली मुस्तरद कर दे तो फिर ऑर्डिनेंस नहीं आते। अच्छा, फिर ऑर्डिनेंस जब आते हैं जब कौमी असम्बली में बिल पेश होने से नहीं, उसका बदनीति में शामिल होता है ना। अच्छा, अब सदर साहब को भी देखना चाहिए था कि वो बिल हुकूमत की जो कौमी असम्बली में मुस्तरद कर दिया। ये कहने के तो काबिल है ना कि भाई पहले हमने पार्लियामेंट का ही रास्ता अपनाया, जो अपोजिशन बात कर रही है कि पार्लियामेंट के काम पार्लियामेंट को ही करने चाहिए, आउट ऑफ द वे जाके नहीं करने चाहिए। अब हुकूमत कहने के काबिल तो है कि भाई हम तो पार्लियामेंट में लेके आए, ये मामला आपने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, वो बात दुरुस्त है। हुकूमत का जो 1 पॉइंट एजेंडा था इस मामले में, जो ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस की रूल को देखा जाए तो बिल्कुल सही ऑर्डिनेंस है। ये ओपनिंग बैलेट का बड़ा अच्छा तरीका है कि जो बैलेट पेपर जो है वो अपने पोलिंग एजेंट को दिखाने के बाद वो अपने बैलेट बॉक्स में डाले। ठीक है, दुरुस्त फैसला है, इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिसमें कि अपोजिशन भी करे। फैसले से जरा जो मशरूत किया, इस बारे में जरा एक्सप्लेन कीजिएगा।
मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस अगर मुस्तरद होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो ओपन बैलेट के लिए जारी ऑर्डिनेंस भी ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को शेड्यूल भी जारी करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट 11 फरवरी के बाद फैसला देता है तो क्या होगा? अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट इनकी वो ऑर्डिनेंस की पाबंद तो नहीं है कि अब इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया तो हमने 11 फरवरी से पहले करना है, क्योंकि बाद में इस काबिल नहीं रहेंगे कि तरमीम ला सकें, तब्दीली ला सकें। तो अब सुप्रीम कोर्ट फिर अगर 11 फरवरी के बाद फैसला देती है तो क्या होगा फिर? असूली तौर पर हुकूमत के जो अपने आईनी माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने गलत मशवरा दिया है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के शेड्यूल से इस ऑर्डिनेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। शेड्यूल के बाद भी ऑर्डिनेंस हो सकता है, बाद में भी तरमीम हो सकती है, बाद में भी कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। वो जो ज़ाब्ता इखलाक जो है ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, वो डेवलपमेंट के बारे में, मुलाजमत को ट्रांसफ़र के बारे में, बिल रोकना या बिल के बारे में बात करना या ऑर्डिनेंस करना, उस 11 फरवरी से पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल से इसको मुनसलिक करना। मतलब क्या आप कह रहे हैं अगर इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान हो भी जाए तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हो सकती है? आप ये कह रहे हैं हर्ज नहीं है? वो तरमीम हो सकती है ना, तरमीम हो सकती है, इसलिए कि आइन कानून साजी है ना, इसमें कोई डेवलपमेंट फंड तो नहीं दी जा रहे। हाँ। किसी को फायदा नहीं दिया जा रहा, किसी को फंड बाकायदा 50 करोड़ फी मेंबर तो नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये तो एक कानून साजी है ना, कानून साजी में ज़ाब्ता इखलाक इधर से आ गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक काम करना है, तो ज़ाब्ता इखलाक में तो कानून साजी का कोई जिक्र नहीं है। तो ये भी मुझे समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर साहब की आईनी और कानूनी माहिरीन ने कैसे राय दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहती है कि जनाब सेनेट के इलेक्शन आइन के मुताबिक होते हैं, तो फिर ये जो अपना हमारा जो ऑर्डिनेंस जो है सदर साहब का, ये खुद ब खुद तहलील हो जाएगा। ये तो आज शिबली फराज साहब ने भी अच्छा बयान दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश भी हो जाती है, कोई राय भी नहीं देती, तब भी हम ये समझेंगे, फिर भी हम इसको तहलील कर देंगे। हाँ, उधर बड़ा अच्छा उन्होंने खुशाइंद फैसला दिया है, उन्होंने कोई जिद नहीं की हुकूमत ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट खामोश भी रही, ये जो बात की जा रही है भी दिया। इस ऑर्डिनेंस के बाद ये हुकूमत ने कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज जो है ना वो हुआ जाए। आपको लगता है कि उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? ये इस लिहाज से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा जी हमने चूंकि अब ऑर्डर जारी कर दिया है तो आप मेहरबानी फरमा के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को तस्लीम कर लें, ये भी एक इनडायरेक्ट तरीके से ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज फैसला किया है कि वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो वो तो जाएंगे तो फिर ये ऑटोमेटिक जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) के तहत आज खुद नोटिस में बदलना कहीं ना बदल जाए। अगर आज खुद नोटिस में इस पर तब्दील कर दिया गया तो फिर एक मुल्क में बहुत बुरहान भी आ जाएगा, तो फिर ऑर्डिनेंस की वापसी भी हो जाएगी, फिर सदर मुमलकत के ऊपर भी एक किस्म का हर्फ आएगा, आ जाएंगे जी आपने एक ऑर्डिनेंस ऐसा भेजा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। इससे पहले फाइज ईसा के बारे में जो आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस भेजा था, तो वो भी आपने जो है वो भी आपने खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो अब आप दूसरा ऑर्डर्स के बारे में वो भी खारिज कर दिया, तो ये एक अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन वजीर आजम साहब को चाहिए कि अपनी आईनी और कानूनी माहिरीन की टीम को तब्दील कर लें। ये अब तकरीबन 2 साल से उनको गलत रास्ता दिखा रही है, गलत मशवरा दे रही है, ताकि इस मामले में उनको भी होना चाहिए। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पूछे। अब मैं आपको एक पॉइंट शायद बताता हूँ, इसमें कितनी गलतियां इसके अंदर, इस ऑर्डिनेंस में जिक्र किया हुआ है फौरी नाफिजुल अमल होगा, फिर इसकी क्या अहमियत रह जाएगी? अगर मुस्तरद भी हो जाता है लेकिन उसमें लिखा हुआ है फौरी नाफिजुल अमल होगा, वो तो खत्म हो जाएगा ना। एक और बात सुने जिस पर आज तक किसी चैनल ने बात नहीं की, लेकिन अखबार ने खबर छाप दी, मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने, उसमें यह किया कि इन्होंने जो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 81 जो है, 81, 33, 185 का भी जिक्र किया गया। ये तीनों सेक्शन जो हैं ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से रिलेटेड हैं। अच्छा। इनका सेनेट से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है, और ये बड़ी अहम बात है। ठीक है, सेक्शन 122 सेनेट से अपना रिलेट है, ताल्लुक है, उसका बिल्कुल सही फैसला जिक्र किया हुआ है। लेकिन मैं हैरान हूं 81,
33 और 185 तो कौमी असम्बली के लिए है, सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए, उसमें सेनेट का जिक्र ही नहीं। लेकिन एक और बड़ा अहम जो सेक्शन है 178 वो सेनेट से रिलेटेड है, उसमें ऑर्डिनेंस का जिक्र कोई नहीं है। तो इस ऑर्डिनेंस में जो मुतजाद बातें भी आ रही हैं, तजाद का भी निशाना बन गया है और इसमें बेपना तजाद ही पाए जा रहे हैं। तजाद जो मैंने आपको बताया, आप 81 833 और सेक्शन और इसी तरह 185 ये तो कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के इंतखाब के लिए है। इसमें सेनेट कहां से आ गया? सही, बहुत ये हमारे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है। मीडिया रिपोर्ट्स अक़वाम मुत्तहिदा के दहशतगर्दी पर नज़र रखने वाले इदारे की जानिब से 3 फरवरी को जारी की गई सलामती काउंसिल की 27वीं रिपोर्ट में यह एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए माली ताउन करने वाले अफराद की गिरफ्तारी के साथ साथ मतलूब अफराद और जायदादों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती और निगरानी टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में TTP के मुनहरिफ ग्रुपों का दोबारा इत्तेहाद तशवीश का बायस है, जिनमें जुलाई और अगस्त 2020 में शहरयार महसूद ग्रुप, जमातुल अहरार और हिज़्बुल अहरार, अमजद फारूकी और साबिक लश्कर जंगवी उस्मान सैफुल्लाह ग्रुप समेत 5 ग्रुपों का इत्तेहाद शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि दहशतगर्द ग्रुपों के इत्तेहाद से न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खतरात में इजाफा हुआ है, बल्कि पूरे खित्ते के लिए ख़तरे का बायस है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जब से TTP की ताकत में इजाफा हुआ, उसके नतीजे में हमलों में इजाफा देखा गया। जुलाई और अगस्त 2020 के दौरान सरहद पार से 100 से ज़ायद हमलों की जिम्मेदारी भी TTP पर है। सलामती काउंसिल की 27वीं रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान ये समझता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी को उजागर करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। इस किस्म के ग्रुप्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए बराह रास्त एक बहुत बड़ा ख़तरा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मुखालिफ एजेंसियों के स्पॉन्सर्ड मुल्क दुश्मन अनासिर की मिली भगत को बेनकाब करने के लिए UN मॉनिटरिंग टीम की कोशिशों को सराहता है और इस्लामाबाद अब ये तवक्को करता है कि अफ़गानिस्तान से पैदा होने वाले इस खतरे को ख़त्म करने के लिए काबुल भरपूर कोशिशों का आगाज़ करेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ शराकत के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती और मॉनिटरिंग टीम की जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ भी कर रहा है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी ले रहा है। दुनिया का ये एतराफ़ कितनी बड़ी कामयाबी है सर? थैंक यू वेरी मच शादिया। देखिए, ये तो एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट है पाकिस्तान आर्मी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने दहशतगर्दी के खिलाफ 19 बरस जंग की है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी इन ठिकानों को ख़त्म करने के लिए हमने जितना ताउन किया है अमेरिकन फोर्सेस के साथ जो अफगानिस्तान में थी, वो काबिल सताइश है और ये उसी की रिकग्निशन है ये रिपोर्ट। लेकिन इतना कह देना सिर्फ काफ़ी नहीं है। एक तरफ तो यकीनन हमारी एफर्ट्स को सराहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ काबिल गौर बात यह है कि ये जो ग्रो यूनाइट हो रहे हैं, दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहे हैं अफगानिस्तान में, इनको सप्लाई असलहा कौन सप्लाई कर रहा है, इनको मेडिकल केयर कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा है, इस बात पर हम पाकिस्तान ने बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया है, एविडेंस भी कलेक्ट की है और फिर उस एविडेंस को डॉसियर्स के जरिए शेयर भी किया है दुनिया के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ और परमानेंट 5 के साथ। तो जब उस तरीके से हम एविडेंस दे रहे हैं तो फिर हम चाहेंगे कि इस पूरे मैनेज को ख़त्म करने के लिए वो तमाम बैरूनी कुव्वतें जो इनको सपोर्ट कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर अमन खराब करने के लिए इनके साथ ताउन कर रही हैं, बिल्कुल एक तरफ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरी तरफ ये अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है
कि वो कब तक ये बहाना करते रहेंगे कि हमारी पूरे इलाके में रिट एस्टेब्लिश नहीं है, कुछ इलाकों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जनरल साहब फिर ऐसे तनाजुर में जब वहां पे ग्रुप्स दोबारा से मुत्तहद हो रहे हैं, ऐसे में फिर अमरीकी अफवाज का इनखला जो उजलत में करना चाह रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, अब वो बाइडेन की हुकूमत आने के बाद अब इस पर गौर हो रहा है कि इसको किस तरीके से जो है ना हम आगे लेकर चलना है, इवन कि वो उस मुआहदे पर भी दोबारा से गौर करना चाहते हैं। तो ये फैसला बिल्कुल ठीक है। ये एक गौर तलब बात है। इसमें कुछ और डिजाइन भी हो सकता है, या तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें उनको खित्ते के लिए अमन के लिए खतरा करार दिया जा रहा है, पाकिस्तान के लिए तो वो खतरा है। हाँ। लेकिन अगर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ये पूरे रीजन के लिए खतरनाक तंजीमें हैं, तो फिर इसमें देखना ये पड़ेगा कि क्या वो अफगानिस्तान में अपना स्टे प्रोलॉन्ग करने के लिए कोई जवाब तलाश कर रहे हैं, क्या वो मजीद अभी इनखला नहीं चाहते, क्या वो नहीं चाहते कि जो हुकूमत अफगानिस्तान की मौजूदा स्टेटस को गवर्नमेंट है वो तालिबान के साथ अपना मुआहिदा को जो है हतमी अंजाम की तरफ लेकर जाए। इसमें भी शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होता है तो चाइना की तिजारत को बहुत बढ़ावा मिलेगा सेंट्रल एशिया की तरफ और यूरेशिया की तरफ, दूसरी तरफ सेंट्रल एशियन और इवन रशिया को एक्सेस मिलेगी वार्म वाटर्स तक और गवादर तक आने की। तो अगर ये इस पूरे दो तरफा तिजारती रीजन को जहां चीन बहुत बड़ा फायदा उठाने वाला है और अपने कारोबार को तरक्की देने वाला है, और रूस के लिए जो राहें खुलने वाली हैं, अगर उनको रोकना ही इरादा हो तो फिर ये उस नजर से भी हमें देखना होगा कि क्या ये जवाब। और फिर रॉ और एनडीएस का नेक्सस ये भी पाकिस्तान बेनकाब कर चुका है, इस पर भी पाकिस्तान दुनिया की जो है तवज्जो दिला चुका है। तो भारत के साथ साथ फिर तो अब काबुल हुकूमत भी उतनी ही जिम्मेदार है इन सब वाकयात की। काबुल हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, इन लोगों ने 19 बरस इक़्तिदार के मजे लूटे हैं। हाँ। इन्होंने अफगान जो कोलिशन फोर्सेस थी उनकी प्रेजेंस से माली और इक़्तिदार के फ़वाइद हासिल किए हैं। वो तो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत चलती रहे और अफगानिस्तान में जैसे हालात हैं इस तरह चलते रहे, अमेरिका उनकी फंडिंग करता रहे और उनके इक़्तिदार को तवालत मिलती रहे और तालिबान को इक़्तिदार से दूर रखा जाए। उन्हें उस तो फिर ऐसी रिपोर्ट्स का आप नहीं समझते कि पीस डायलॉग जो है उन पर असर पड़ेगा? यकीनन मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसको हमें देखना होगा थोड़ा सा कुछ और, जब वो बोलेंगे और वजाहत करेंगे तो क्या इसके पीछे बड़ी गेम कहीं ये तो नहीं कि जवाब तलाश किया जाए उन तंजीमों के खिलाफ जिनको आज रीजन के लिए खतरा करार दिया जा रहा है? क्या इसको जवाब बनाकर वो अपना मुआहिदा कैंसिल करना चाहते हैं? और तो मुआहिदा कैंसिल होने की सूरत में तालिबान का रिएक्शन क्या सॉफ्ट तो नहीं रहेगा? क्या कार्रवाइयां दोबारा से शुरू नहीं हो जाएंगी? तालिबान रेजिस्ट करेंगे, एक दफा फिर वो कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी, रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी, जिसको अमेरिका न तो इन 2500 ट्रुप से काबू में ला सकता है और न वो मजीद रीइंफोर्स करने की पोजीशन में होंगे कि नए सिरे से फौज दोबारा वहां भेज दी जाए। उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल होगा अपनी कौम के आगे जस्टिफाई करना कि अब हम दोबारा अफगानिस्तान में फौज क्यों भेज रहे हैं। और ये जो वैक्यूम पैदा होगा इसमें न तो अफगान आर्मी की ये पोजीशन है कि वो उन पूरे हालात पे काबू पा सके, जब तक उनको 4.5 से 5 बिलियन डॉलर की एनुअल इमदाद अफगान हुकूमत को नहीं मिलती, उसके बावजूद इन फोर्सेस की ये कैपेसिटी नहीं है। और मुझे कोई और ऐसी फोर्स नजर नहीं आ रही जो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार हो कि वहां ट्रुप्स कौन भेजेगा। क्या? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लिया नाज़रीन, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर हेल्थ केयर वर्कर्स, ज़ईफ़ अफराद और आवाम के लिए मुफ्त फराहम की जा रही है।
वजारत सेहत ने वफाकी काबीना से सिफारिश की है कि निजी शोबे को इस काबिल बनाया जाए कि कोरोना वैक्सीन दरामद करके इस तबके को वैक्सीन फराहम की जाए जो हुकूमत के तरजीहात में जो तरजीही फहरिस्त है उसमें शामिल नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर कोरोना वैक्सीन की मार्केट कीमत दस्तयाब नहीं है। वजारत सेहत के मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मवाजना भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि भारत की जानिब से वैक्सीन बनाने का अमल शुरू हो चुका है जबकि पाकिस्तान को वैक्सीन के लिए दरामदी ज़राए पर इन्हिसार करना पड़ा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वैक्सीन की दरामदी कीमत के हवाले से कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है और कंपनीज की जानिब से कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और वैक्सीन की खुराक की तादाद में तब्दीली के बायस वैक्सीन की कीमत मुख्तलिफ हो सकती है। वजारत सेहत के मुताबिक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के पैरा 4 के तहत कोरोना वैक्सीन की रिटेल प्राइस का तयन करना नामुमकिन है, लिहाजा ड्रग कंपनीज को ड्रग एक्ट और पॉलिसी से इस्तिस्ना देते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने की इजाज़त दी जाए। अब वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से कोरोना वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत के हवाले से हद मुकर्रर करने का पुरजोर मुतालबा किया गया है ताकि निजी दरामद कुनिंदगान अवाम का इस्तेहसाल और नाजायज़ मुनाफाखोरी ना कर पाएँ। कोरोना वैक्सीन की कीमत का मामला निजी शोबे पर छोड़ने से हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। ताहम बासर काबीना रुकन के इसरार पर कंपनियों को मनपसंद कीमत वसूल करने का इख्तियार देने की मंजूरी दे दी गई है। माजी में भी एक वफाकी वजीर की जानिब से अद्वियात की कीमतों में बेजा इजाफे की मंजूरी देने पर नैब की तहकीकात जारी हैं। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की मनपसंद कीमत का मामला एक नया स्कैंडल कोई बनने जा रहा है। इस पर मैं बात करूँगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से। सुहेल, क्या ये सारा मामला है? कौन लोग हैं जो मनपसंद जो है ना वो चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाए और कोई पूछगिछ ना हो कि कितनी कीमत मुकर्रर की जाए? शादी, ये बहुत परेशान कुन मामला है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिलखसूस मुख्तलिफ शोबों के अंदर आवाम से इजाफी कीमत वसूल करने वाले या नजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ अक्सर सरगर्म दिखाते हैं और वो हर वक्त कमिटमेंट करते हैं कि ऐसे अनासिर को आवाम से नजायज़ या इजाफी कीमत वसूल करने की मंजूरी इजाज़त नहीं दी जाएगी मुख्तलिफ शोबों में। तो एक ऐसे मौके के ऊपर काबीना से इंतहाई खामोशी के साथ ये मंजूरी हासिल की गई है कि कोरोना वैक्सीन जिसका हर पाकिस्तानी मुंतज़िर है कि वो मार्केट में दस्तयाब हो, एक वो कैटेगरी है जिसको हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है कि हुकूमत की जानिब से इस मखसूस तबके के लिए मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। लेकिन लाखों बल्कि करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो वैक्सीन लगवाना चाहेंगे लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं है, लिहाजा उनको मार्केट से खरीद कर वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। ड्रैप ने मुख्तलिफ कंपनियों को इजाजत भी दे दी कि आप इंटरनेशनल मार्केट से वैक्सीन इंपोर्ट कीजिए और पाकिस्तान में फरोख्त कीजिए, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बिलखुसूस ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के पैरा 4 और ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक लाजमी है कि हुकूमत हर मेडिसन की एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस मुकर्रर करे, उसका नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी होता है। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि इन कंपनियों ने जिनको इजाज़त दी गई है कि वो आलमी मार्केट से कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान में लाएं और फरवरी के एंड के अंदर वो अब दस्तयाब भी होगी, लेकिन उनके लिए कीमत मुकर्रर ना की जाए। मतलब है कि जो मर्जी वो कीमत वसूल करना चाहे, कोई रोक टोक, कोई पूछ कुछ ना हो। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी जब ये सफारशात एजेंडे के बगैर काबीना में बहुत से वज़रा ऐसे होते हैं जो इन पर मुखालिफत करते हैं ऐसी जब किसी मंजूरी की बात की जाती है। तो इस बार इस मामले पर जब ये सीधा अवामी मफाद से जुड़ा है, अवाम से जुड़ा है, इसकी किसी ने मुखालिफत नहीं की कैबिनेट में। हम जानते हैं शेख रशीद है, शीरी मज़ारी है, फवाद चौधरी है, वो ऐसे मामलात पर स्टैंड लेते हैं, बोलते हैं कैबिनेट में। शाजिया, बिल्कुल स्टैंड लिया गया इस मरतबा भी, लेकिन बदकिस्मती के साथ उन वज़रा की बात को नहीं सुना गया, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल साहब ने और उसके साथ दो और तगड़े वजीरों ने इस मामले को सपोर्ट किया कि हमें बिल्कुल इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस मुकर्रर नहीं करनी चाहिए। जस्टिफिकेशन क्या दी गई कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है जिसके ज़रिए से हम कीमत मुकर्रर कर सकें। इसके बावजूद कि कुछ वज़रा ने दावा किया
कि कुछ रेफरेंसेस, कोई ऐसे पैरामीटर्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए से हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस मुकर्रर कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो वुज़रा जो भारत से अद्वियात इंपोर्ट करने का मामला हो, ये माजी के अंदर जब अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया, उन्होंने इस मामले को सपोर्ट किया और मुबैना तौर के ऊपर ये कुछ ज़राए का ये दावा है कि कुछ वज़रा कैबिनेट में मौजूद हैं जो ड्रग और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को सपोर्ट करते हैं। उनकी सपोर्ट की वजह से अल्टीमेटली जो लोग इसको डिस्करेज कर रहे थे और ये सजेस्ट कर रहे थे कि हमें प्राइस मुकर्रर करनी चाहिए, उनको डिस्करेज किया गया। और इंपॉर्टेंट 3 रेफरेंसेज हैं हम जब कीमत का तयन करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई कीमत का तयन करना हो। पहला रेफरेंस भारत बांग्लादेश है, दूसरा रेफरेंस श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, लेबनान है और तीसरा ऑप्शन बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। लेकिन इसके बावजूद और ऑप्शन भी मौजूद थे जिसके जरिए से कीमत मुकर्रर की जा सकती थी, लेकिन नहीं करने दी गई। 6 माह तक इन कंपनियों को खुली छूट दे दी गई है कि जो मर्जी कीमत आप वसूल करें, लोगों के पास जाएं, आप अपनी कोरोना की वैक्सीन जिस मर्जी कीमत पर बेचें, हम इसके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। किया जाएगा ऑपोजिशन की तरफ से भी, हुकूमत पर इस पर प्रेशर आएगा, एक नया स्कैंडल सामने आएगा जिसके बाद हुकूमत को इस पर सोच विचार करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।